द लीथल लीजन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से लीथल लीजन के सारे मेंबर से जाके मिस्टर लिविंगस्टन मिलते हैं और उनकी अलग अलग कहानियां सुनते हैं, जहाँ पे वंडरमैन उनको बहुत कुछ बताता है कि किस तरह से ये टीम बनी और किस तरह से उसने उस टीम को ज्वाइन करा था और किस तरह से सारे प्लान्स जो हैं उसी के बनाए हुए थे। और उन लोग का प्लान यही था बेसिकली कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को किडनैप करेंगे और फ्यूरी या उस जैसे किसी और शख्स को उसके हाथों सौंप देंगे ताकि वो उसको जस्टिस दिलवा सके। और यहीं पे हमने देखा कि किस तरह से उनका प्लान वगैरह सब चल रहा होता है, जहाँ पे एब्जॉर्बिंग मैन अपना टैलेंट इस्तेमाल करता है और सेंट्री से भी निमट लेता है। वहाँ पे वंडरमैन उसको वहाँ से लेके चले भी जाता है ऑसबॉर्न को। लेकिन ऐसा क्या हुआ था इस कहानी के अंदर जिसकी वजह से आज ये सब जो है जेल के अंदर बैठे हुए हैं? इनमें से वो गद्दार कौन था जिसकी वजह से ये सब जेल में फंस चुके हैं? और इसी पहेली को आज हम अपनी इस फाइनल एपिसोड के अंदर सुलझाने वाले हैं कि इस सब के पीछे था तो वो था कौन। तो अब आगे और दोबारा कहानी शुरू होती है द राफ्ट के अंदर, राइकर्स मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर लिविंगस्टन एक फाइल पढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि 2 इनमेट्स को जान से मार डाला और एक को रेप कर दिया, और वो दोनों ही यहाँ पे तैनात गार्ड थे। मिस्टर चेलिस, क्या मैं ये सब चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ? और उसने तुम्हारे एक गार्ड का हाथ भी काट लिया था, मतलब कोई फिंगर नहीं बल्कि पूरा का पूरा हाथ चबा गया था। तो मिस्टर चेलिस बोलते हैं कि हाँ मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन सच्चाई यही है। तो बोलता है इसका मतलब तो ये है कि मिस्टर हाइट जो है यहाँ पे जब से आए होंगे काफ़ी बिजी रहे होंगे। जब से वो यहाँ पे आया है मिस्टर लिविंगस्टन, क्या आपको पता है इस बारे में कि वो सिर्फ आज ही यहाँ पे आया है और ये सारे कारनामे उसने सिर्फ एक ही दिन के अंदर किए हैं? तो मिस्टर लिविंगस्टन की यहाँ पे खुल के एकदम चार हो जाती है और बोलते हैं कि मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ के ऊपर क्या कहूँ, मतलब इतना खतरनाक इंसान कोई कैसे हो सकता है। तो कहता है कि अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ ही गई होगी कि हमने मिस्टर हाइट को इस सुराख के अंदर क्यों रखा हुआ है और सारा का सारा पैसा यहाँ पे क्यों खर्च किया है। खैर, हमने इसको जो है जितना ज़्यादा सिक्योर रख सकते थे हमने रखने की कोशिश की है। और इस तरह हम उसके सेल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि उसके सेल के अंदर बेसमेंट में एक और सेल है, उसके अंदर उसको दबा के रखा हुआ है। कहता है कि हमने इस सेल का जो है कॉन्सेप्ट अपनी सिस्टर प्रिजन से लिया है, द केज से। एक्चुअली ये एक तरह का होल है, मतलब ना यहाँ पे कोई लाइट, ना कोई ह्यूमन कांटेक्ट, ना ही कोई जानदार इसके पास आएगा ना ही जाएगा, क्योंकि ये शख्स यही चीज़ डिजर्व करता है। और वहीं पे आवाज़ आती है इस होल के अंदर से, वेल वेल वेल, मेरा पुराना दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है टेलिस। हाँ, मुझसे पूछोगे कैसे पता चला? तुम्हारी जिस्म की ये पथेटिक खुशबू सूंघ के मुझे पता चल जाता है कि मुझसे कौन मिलने आया है। लेकिन ये क्या, आज अपने साथ तुम किसी और को भी लेके यहाँ पे आए हो ताकि मैं उसको अपना खिलौना बना के खेल सकूँ? और तुमने सही पहचाना कि मुझे खिलौने बहुत पसंद हैं। तो मिस्टर लिविंगस्टन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि मैं आपका लॉयर हूँ कैल्विन, मैं आपकी केस लड़ने आया हूँ। लेकिन वो बोलता है कि हाइट, लॉयर, मुझे मिस्टर हाइट के नाम से पुकारो। उस नाम से मुझे सिर्फ वही लोग पुकारते हैं जो कि अपना दिल अपने हाथ में देखना चाहते हैं धड़कता हुआ। तो बोलता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर रहूँगा कि मैं अब से आपको उस नाम से ना पुकारूँ, हाइट। वहीं पे टेलिस बोलता है कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं लिविंगस्टन, ये सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है और वहाँ बैठ के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बोलता है कि हाँ शायद मैं भौंकने वाला कुत्ता हूँ, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि आज सुबह ही मैंने तुम्हारे एक कुत्ते का हाथ अपने मुंह से चबा लिया था? उसके अब दोस्त मेरे ख्याल से उसको लेफ्टी लेफ्टी करके बुला रहे होंगे, सही कहा ना मैंने? लेकिन वहीं पे टेलिस को गुस्सा आता है और बोलता है कि यू सन ऑफ अ बिच, तुम अपना मुंह बंद कर लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन लिविंगस्टन बोलता है कि प्लीज़ टेलिस, हमें उससे बात करनी होगी, हमें ये सब नहीं करना है। अच्छा तो मिस्टर हाइट, मुझे आप बताते चलिए कि मुझे पता चला है कि आपने लीथल लीजन को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपको ऑसबॉर्न से कुछ स्कोर सेटल करना था, और ऐसी कहानी भी मैंने सुनी है कि उसने आपके मुंह में कोई बॉम्ब वॉम्ब रख दिया था। क्या इसके अलावा भी कोई और रीज़न था जिसकी वजह से आपने इस टीम को ज्वाइन करा है? तो मिस्टर हाइट बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी जो ट्यून है लॉयर, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तुम इस बात से क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हारा मीडिया डार्लिंग ऑसबॉर्न, उससे मुझे निपटने के लिए कोई रीज़न चाहिए? ये सारी की सारी डिस्ट्रक्शन डेथ्स करने के लिए मुझे कोई रीज़न चाहिए? ये तुम्हारी सोच है सिर्फ। तो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मिस्टर हाइट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कहानी सुनाते हैं और वो बताता है कि उसने मुझे एम्बेरस किया था लॉयर, और आज तक कोई नहीं है जिसने मिस्टर हाइट की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करी हो। बिसाइड्स, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑसबॉर्न ने उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा था और साथ में उसका एक दांत भी उखाड़ के फेंक दिया था। और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि उस स्माइल को वापसी लाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा था। और हम इस तरह से देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पकड़ के रखता है और उन सबके दांत निकाल के अपने दांतों के अंदर जगह पर लगा लेता है।
तो बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपको नाराज़ कर दिया मिस्टर हाइट, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तो इसका मतलब है कि आपके रीज़न जो है वो आपके अपने हैं। तो हम इसके बाद की आगे स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। मैंने ये भी सुना कि आपकी टीममेट्स के साथ आपकी बनती नहीं थी और आप लोग के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े भी रहा करते थे। कहता है कि हाँ, तुम कह सकते हो कि कभी कभार मुझे उनकी बातों से कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट ज़रूर होता था और वो कभी कभार वॉलेंटली भी हो जाता था। एक्सेप्ट नेकरा से मैंने आज तक कोई फाइट नहीं करी। सही कहा ना मैंने? तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इस बारे में पता चला था और अब मैं उसी के ऊपर आने वाला था। कहता है कि तुम मुझसे ये सीधी सीधी बात करो लॉयर, कि तुम मेरे मुँह से क्या उगलवाना चाहते हो? क्या तुम ये उगलवाना चाहते हो कि नेकरा के साथ मैं कुछ ज़्यादा ही तमीज़ से पेश आ रहा था? तो कहता है वॉट एवर द केस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने उसके साथ क्या करा और क्या नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर आपका और नेकरा का कुछ चक्कर चल रहा था तो आपका रीपर के साथ फड्डा तो ज़रूर ही हुआ होगा। कहता है कि हाँ, तुम समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो वैसा हुआ ही होगा। मैं इस बात को अच्छी तरह से इमेजिन कर चुका था पहले ही, लेकिन असल कहानी उस दिन बदल गई जब हम लोग अपने मिशन के आखिरी दिन पे थे। वंडरमैन वहाँ पे मौजूद था ऑसबॉर्न के पास और वो उसको गार्ड कर रहा था और मैं वहाँ पे आया सरप्राइज़ के अंदर और उसको मैंने निपटा दिया। और मैं वहाँ पे ऑसबॉर्न की जो है बहुत बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर दी थी ताकि मैं अपने बदले वगैरह ले सकूँ। हमारा जो फियरलेस लीडर था उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि मैं उसको इस तरह से पीट रहा हूँ। आप ज़्यादा उसके करीब मत जाइए, यहीं से बात कीजिए। तो लिविंगस्टन पूछते हैं कि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि आप दोनों की यहाँ पे एक फ़ाइट हुई थी और हाँ, वो स्लट जो थी सबसे पहले वो वहाँ पे उस सीन पे पहुँची थी जब हम दोनों जो है आपस में लड़ रहे थे। तो मेरे ख्याल से उसके पास परफेक्ट मौका था कि वो ऑसबॉर्न को वहाँ से आज़ाद करवा के भगा दे और मैं ये ऐड करवाना ज़रूर चाहूँगा। तो मिस्टर लिविंगस्टन बोलते हैं तो आपको लगता है कि नेकरा ही वो थी जिसने आप लोग के साथ गद्दारी करी और ऑसबॉर्न को वहाँ पर आज़ाद किया था? लेकिन हम देखते हैं कि लिविंगस्टन कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो उसकी टांग पकड़ के उसको खींच लेता है कि यू सिली एरोगेंट मैन, तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो? अपने स्टूपिड सिली क्वेश्चंस लेकर आओगे मेरे सामने? और वहीं वो चिल्लाता कि मुझे बचाओ, उसने मेरे पर छलांग मार रही है, वो मुझे खींच रहा है, प्लीज हेल्प मी। और दी हाइट बोलते हैं कि मैं तुम्हें फाड़ के चीर के रख दूंगा। लेकिन वहीं पर टैलिस आता है, उसको जोरदार शॉक देता है और बोलता है कि उसके ऊपर गैस छोड़ो बॉयज, उसको बेहोश करो। और इस तरह हम देखते हैं कि उसके सेल के अंदर वहाँ पे सब गैस छोड़ते हैं। अब वहाँ पे वो बोलता है कि लौट के वापसी आना दोबारा, हम फिर बात करेंगे मिस्टर लिविंगस्टन। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं नेकरा के सेल के अंदर और नेकरा बोलती है क्या उसने तुमसे ऐसा कहा है? अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसकी इंटेस्टाइन से उसी का गला घोट के उसकी जान ले लेती। तो वहाँ पे लिविंगस्टन बोलता कि वो मुझे इस बात पे शक है क्योंकि इतनी जल्दी जो है अब उनको वहाँ से बाहर नहीं निकाले जाने वाला। अब वो रोशनी जो है काफ़ी अर्से तक नहीं देखने वाले हैं थैंकफुली। तो वहीं पर नेकरा बोलती है कि फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, हाइड और मैं एक साथ काफ़ी बार सो चुके हैं, मतलब जब हमने लीजन को ज्वाइन नहीं करा था। और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे मैं रीपर के साथ नहीं थी, हम दोनों का झगड़ा हो गया था, हम दोनों अलग हो चुके थे। लेकिन वो सिर्फ एक वन टाइम चीज़ थी जो कि मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ कैसे फंस गई, लेकिन मैंने वो सब किया था। कहता है ठीक है, इस बारे में मुझे आपसे और कुछ ज़्यादा नहीं जानना, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि उसने मेंशन करा था कि जब रीपर और उसकी फाइट हो रही थी तो सबसे पहले सीन पे आप ही पहुँची थी। तो उसके हिसाब से आपके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कि आपने ऑसबॉर्न को आज़ाद करवा दिया हो और आपकी वजह से आज सब यहाँ पे फंसे हुए हैं। इसकी बातों पे ज़रा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है सिर्फ मैंने उसका सर धड़ से अलग क्यों नहीं किया। और हाँ, ये बात सच है कि जब वो दोनों लड़ रहे थे तो सबसे पहले मैं ही वहाँ पे पहुँची थी और मुझे ये चीज़ देखे कोई सरप्राइज भी फील नहीं हो रहा था। ऑनेस्टली ये वक्त कभी ना कभी तो आएगा ही, क्योंकि एरिक और हाइट की कभी भी शुरू से नहीं बनती थी और जैसे उसको ये बात पता चलती तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो क्रिएट होने ही थे। क्योंकि अब मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि बस हमने हाइट को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया इस टीम के अंदर और अब इसका काम तमाम करने का बाकी में सही वक्त आ गया है। तो इसलिए हम सब जो है चुपचाप खड़े हुए वहाँ पे इसको देख रहे थे। और उसके बाद जो चीज़ हुई वो और भी ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन वो देख के मैंने तब भी कुछ रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि उसके बाद वंडरमैन वापसी अपने होश में आया और उन दोनों भाइयों ने मिलकर, यानी एरिक और विलियम ने, दोनों ने मिलकर मिस्टर हाइट की वो शामत बुलाई है जो वो कभी भूल नहीं सकता है। और उसके बाद ही पीछे से टाइगर शार्क और ऑब्जर्विंग मैन भी पहुंच गए, जहाँ पे उन लोगों ने मुझे संभालने की कोशिश करी, लेकिन हम में से किसी को भी इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि हमारा आइडिया ये था कि हम हाइट को आज यहाँ पे मार मार के उसकी हड्डियाँ तोड़ देंगे वंस एंड फॉर ऑल, उससे आज अपनी जान छुड़ा ही लेंगे हम। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा और उसका पूरा मुंह, उसका पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था, लथपथ वो वहाँ पे खून बह रहा था उसका, और वहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पे गिरने के बाद इतनी तकलीफ में हंस क्यों रहा है, और हम सब उसको हैरत से देख रहे थे। लेकिन फिर जब हमें रियलाइज़ हुआ कि वो किस चीज़ को देख के हंस रहा है तो हम सबके छक्के छुट गए थे, क्योंकि हमने देखा कि अगले पल ऑसबॉर्न जो है उस कुर्सी से गायब था। सिर्फ एक ट्रू मैडमैन ही जो है वो इस तरह के वाक़ये के ऊपर उसको देख के हंस सकता था, क्योंकि हम सब की तो हालत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि अब हमारा अंत आ चुका है और अब हम सब भी जो है मिस्टर हाइट की तरह मरने वाले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि अगली पल ऑसबॉर्न को सिर्फ एक चांस चाहिए था वहाँ से निकलने का, और वो जैसे ही निकलता है तो अपने पीछे वो पूरी की पूरी डार्क एवेंजर्स की टीम को यहाँ पे बुलाता है, जिसमें हैमर के एजेंट्स भी होते हैं, सेंट्री भी होता है और सब के सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर तुम मुझसे सच्चाई पूछोगे तो मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर महसूस हो रही थी कि एरिक को ये सारी बातें पता चली कि हाइट के साथ मेरा कुछ पास्ट रिलेशन वगैरह था। एक तरह की टेंशन, एक तरह का बोझ जो था वो मेरे ऊपर से कम हो गया। लेकिन ऑसबॉर्न वाला जो चक्कर था, हेल यार, मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि ये इस तरह से ख़त्म हो, कम से कम इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं।
कि मिस मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कहती कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मिस्टर लिविंगस्टन कि तुम क्या पूछना चाहते हो, तो अपनी सांसें संभाल के रखो, मैं तुम्हारा जवाब खुद दे देती हूँ। मुझे पता है कि तुम यही पूछ रहे होगे कि इतनी बार इतने बुरे रिलेशन के अंदर रहने के बाद भी आज रीपर की मौत पे मुझे अफसोस क्यों हो रहा है। तो वो कहता है लिविंगस्टन कि हाँ बिल्कुल, ये सवाल मेरे ही दिमाग में आ रहा था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो वो पूछती है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है, क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया है। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर मैं उसको क्या जवाब दूँ। तो तुमने अगर किसी से प्यार नहीं किया, कभी किसी से दिल नहीं लगाया, तो तुम इस बारे में कभी नहीं समझ पाओगे कि वो कैसा होता है। चाहे हम किसी से कितना दूर भी क्यों ना चले, हम कितना अलग ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके दिल में जो एक अट्रैक्शन होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। एरिक जो था कभी कभार वो खुद पे अपना कंट्रोल नहीं रखता था क्योंकि वो स्टेबल नहीं था, लेकिन इससे ये बात नहीं पलटती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाने की इच्छा भी रखता था, और इसी चक्कर में वो शख्स बन गया जो वो आज है। और जब उसको रिजरेक्ट किया गया तो उसके बाद हमें ये बात पता चली कि उसको हर एक 24 आवर्स के अंदर एक आदमी को मारना होगा, एक आदमी की जान लेनी होगी ताकि वो जिंदा रह सके। और मुझे ये बात पता थी कि ये सब करने के लिए शायद उसका पहला विक्टिम मैं ही बन जाऊं, लेकिन मैं वो नहीं बनी। चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी कर ले, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए मेरा सोलमेट था। तो वहीं पे मिस्टर लिविंगस्टन बोलते कि मुझे माफ़ करिएगा आपके लॉस के लिए मिस सिंकलर। तो वहीं पे मिस्टर टैलिस बोलते हैं कि जीज़ यार, ये सारा का सारा केस देख के तो ऐसे लग रहा है कि हमने जहाँ से इसकी शुरुआत करी थी हम वापसी वहीं आके खड़े हो गए हैं। मतलब जो कहानी इन लोगों ने सुनाई है उसके मुताबिक तो कोई भी वहाँ पे ऑसबॉर्न को आज़ाद करवा सकता था, हम इसका पता कैसे लगाएंगे। तो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मिस्टर टैलिस, लेकिन अगर तुमने नेक्रेक की स्टोरी को बहुत गौर से सुना होगा तो एक चीज़ मेरे दिमाग में अटक गई है, वो ये कि कंटिन्यूसली सीन के ऊपर एक आदमी जो था वो एब्सेंट था उस दिन जिस दिन ऑसबॉर्न का ये सारा काम हो रहा था, और वो था द ग्रे गारगोइल। और इस तरह हम ग्रे गारगोइल के जो हैं सेल के अंदर शिफ्ट होते हैं। और बोलता है कि आप कुछ टी पसंद करेंगे मिस्टर लिविंगस्टन, ये मेरा एक छोटा सा कंफर्ट जोन है जहाँ पे मैं रहता हूँ और अपने काम वाम करता हूँ, मेरे दिमाग को ठीक रखने के लिए जगह काफ़ी है, मैं और मेरा आर्ट। तो कहता है कि वेल ये देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कम से कम आपके पास यहाँ पे कोई चीज़ तो है जिसके अंदर आप अपना दिमाग ऑक्यूपाइड करके रख सकते हैं। वेल सच तो यही है कि मैं जो हूँ लोगों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ, यहाँ पे जो फैसिलिटी के अंदर चल रहा है खासकर उससे, और मेरे जो साथी लीजनरीज थे मैं उनसे तो बाकी में बहुत दूर रहना चाहता हूँ। और वेल मुझे भी मिलने के बाद उनसे कुछ ऐसे लगा था कि वो आपके कोई बहुत बड़े फ़ैन नहीं है, और उनकी सारी की सारी कहानी के बाद सुन के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आप ही वो शख्स जिसने जो है उन लोगों से गद्दारी की, उन लोगों को फंसाया है, क्योंकि तुम उस दिन उस कमरे के अंदर मौजूद नहीं थे जब ऑसबॉर्न वहाँ से भागा था, और तुम तो वहाँ पे भी मौजूद नहीं थे जब अवेंजर्स और हैमर की जो है आपस में लड़ाई हो रही थी। तुम उस सारी फाइट के बाद वहाँ पे पहुंचे थे, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिरकार तुम थे तो थे कहाँ। तो वहीं पे वो जो एकदम मुस्कुराने लगता है तो मिस्टर लिविंगस्टन बोलते हैं कि आई एम सॉरी, क्या मैंने तुमसे कुछ फनी बात करी है। तो ग्रे गारगोइल यहाँ पे बोलता है कि मुझे इम्यूनिटी चाहिए। तो वो बोलता है कि किस किस्म की इम्यूनिटी की बात कर रहे हो तुम। कहता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी गवर्नमेंट के साथ एक डील करना चाहता हूँ, तुम्हें और तुम्हारी गवर्नमेंट को वो सब बताऊंगा जो तुम लोग को कभी पता नहीं चल सकता है। तो मिस्टर लिविंगस्टन बोलते हैं कि एग्जैक्टली तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ जो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं करी है। वो इन्फॉर्मेशन इस केस से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर इतना दम है कि वो ऑसबॉर्न और उसके आने वाली पुश्तों को हिला के रख देगी। जो ऑसबॉर्न तुम जानते हो वो बिल्कुल वैसा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन उसको साबित कर देगी। वो अवेंजर्स नहीं है जो दुनिया के सामने दिखाई देते हैं। तो वो बोलता है कि आखिरकार तुम किस किस्म की बात कर रहे हो, तुम्हारा सबसे क्या मतलब है। तो कहता है कि परहैप्स इस सब को समझाने के लिए और आपकी सारी बातों का जवाब देने के लिए मुझे आपको वही बात बतानी पड़ेगी जो आपने मुझसे पहले पूछी थी कि मैं उस दिन आखिरकार था कहाँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस दिन कहाँ था और क्या कर रहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्रे गारगोइल जो है एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है और बोलता है कि तुम लेट हो। तो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि मैं तुम्हारे सामने भी आई पॉल, आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो कहता है तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कार्ला, चलो अपना कोट उतारो और मेरे साथ यहाँ बैठ कर ज़रा रिलैक्स करो। और कार्ला मैं आपको बताता चलूँ बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न की टीम के अंदर जो कैप्टन मार्वल है वो है, जो कि पहले मूनस्टोन हुआ करती थी। तो कहती है कि ओ गॉड प्लीज़, आखिरकार तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों किया था इतने सालों के बाद, और तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, सीधे पॉइंट पे आओ। कहीं ये हमारे उस पुराने रिलेशन के बारे में तो कुछ नहीं है। तो कहता है कि नहीं ये उस बारे में तो नहीं है, लेकिन परहैप्स अगर तुम यहाँ पे आई हो तो हम उस बारे में भी बात कर लें। तो कहती पॉल फॉर गॉड सेक मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगी कि वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था, और तुम्हें उसकी डेफिनेशन नहीं पता है कि वो सिर्फ एक ही रात के लिए होता है। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्रीपी स्टॉकर हो, वरना शायद मैं उस दिन तुम्हारे साथ वो सब भी नहीं करती जो तुम्हें मौका मैंने पहले दिया था। तो इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ से चलती हूँ। तो कहता है कि बैठ जाओ यहाँ पे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो कार्ला मेरे ख्याल से तुम्हें बैठ जाना चाहिए, या फिर मैं तुम्हें बुलाऊँ मिस मार्वल। मुझे लगा था कि ये लफ्ज़ आज तुम्हारी थोड़ी सी अटेंशन हासिल कर ही लेगा। तो वो कहती है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो कहता है कार्ला ज़रा रिलैक्स होकर बैठ जाओ आराम से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। अब ये ड्रामेबाजी करके हम दोनों एक दूसरे को एम्बेरस नहीं करते हैं। आई मीन रियली यार, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता था कि मैं ख्वाब देखा करता था कि तुम मेरे सामने टेबल बैठे और मैं तुम्हारी आंखों के अंदर देख रहा हूँ। कि तुम्हें क्या लगता है कि एक सिली सा मिस मार्वल का मार्क्स बनने के बाद तुम अपने आप को मुझसे छुपा पाओगी।
और जैसे ही मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद मेरे लिए ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि बाकी के जो एवेंजर्स हैं वो भी फॉर्मर क्रिमिनल्स ही हैं तुम्हारी तरह। रिगार्डलेस तुम लोगों को जो है मेरे जैसे इंटेलिजेंट मैन का कभी सामना ना करना पड़ा होगा और अब तक इसलिए तुम लोग सेव हो। तो कहती है ओके फाइन, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब ज़्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने स्मार्ट हो और कितने नहीं। तो इसलिए अब मैं तुम्हारे से दोबारा वही सवाल दोहराती हूँ जो मैंने यहाँ इंटर होते ही तुमसे पूछा था। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम ये सारी बातें मुझसे कर रहे हो। तो कहता है कि मुझे तुम लोगों से सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि तुम लोगों ने एक टीम बनाई है जिसके अंदर सारे क्रिमिनल्स मौजूद हैं और तुम लोगों ने मुझे कंसीडर भी नहीं करा। मैं ग्रेग गारगोइल हूँ, डैमिट। मैं थॉर से लड़ चुका हूँ, मैं थॉर से टू 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 मुकाबला कर चुका हूँ। थॉर, कार्ला, मैंने सिंगल हैंडेडली एवेंजर्स की टीम से जो है विदस्टैंड करा है। क्या तुम लोग को पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना नाम कमाना पड़ता है? तो कार्ला बोलती है कि जरा अपनी आवाज़ नीचे रखो, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं यहाँ तमाशा नहीं बनाना चाहती हूँ। तो कहता है कि मेरा मतलब साफ है कि जब ज़ीमो थंडरबोल्ट्स की टीम बना रहा था इतने साल पहले तो उसने मुझे कोई कॉल नहीं करी। फिर जब तुम लोगों ने एक दूसरी टीम बनाई तो तब भी तुम लोगों ने मुझे कोई कॉल नहीं करी। और अब तुम लोग ये कर रहे हो तो उसके बाद भी तुम लोग ने मुझे पूछा तक नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी लीजेंस की टीम को किस वजह से ज्वाइन करा है? मैंने सिर्फ इसको इसीलिए ज्वाइन करा ताकि मैं उस बास्टर्ड नॉर्मन को इसकी गलती का एहसास दिला सकूँ। तो वहीं पे बोलती कि ओके ओके इनफ, मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही पिस्ड हो, समझ में आ गई मुझे तुम्हारी सारी बातें। तो मेरे ख्याल से अब हमें बैठ कर आराम से बात करनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। मतलब तुम्हें जो है ऑसबॉर्न की टीम में आना है और हमें ऑसबॉर्न वापसी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एवेंजर्स के बारे में जो हमारा जो शक है वो बिल्कुल ठीक ही है। कहता है बिल्कुल बिल्कुल, तुम मेरी बात ठीक तरीके से समझ रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया हूँ कि अगर हम किसी अंडरस्टैंडिंग में पहुँचते हैं तो मे बी मैं तुम्हारा थॉर बन जाऊँ तुम्हारी टीम के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं कि कार्ला ये देख के वहाँ पे जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो वहाँ पे गारगोइल को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट करा कार्ला। आई एम श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरी और पार्टीज के लिए काफ़ी ज़्यादा अम्यूजिंग साबित हो सकती है। कहती है कि अच्छा ज़रा आराम से बैठ जाओ, मैं समझ गई कि तुमने मुझे पकड़ लिया है लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है क्या वाकई में वो बिल्कुल ठीक है, क्या वो पैसे देने के काबिल है या कोई तुम्हारी बात सुनेगा भी। और इस तरह हम देखते हैं कि गारगोइल उसके कान में आके वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको बताता है। तो वो कहती है कि ब्रावो, सच में पॉल तुमने हमें पकड़ ही लिया, तो इसका मतलब ये है कि तुम अब हमारे साथ शामिल हो सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें जाना होगा अपने लिटिल हाइड आउट के अंदर जो भी है वो, और वहाँ से जो है ऑसबॉर्न को रिलीज़ करना होगा। उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। अगर तुम इस सारी बातें मानते हो तो फिर ठीक है, हम डील करते हैं। तो वहीं पे लिविंगस्टन बोलता है तो इसका मतलब यही है कि अब तक मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक है कि वो तुम ही थे जिसने ऑसबॉर्न को वहाँ पे उस दिन रिलीज़ किया था। तो कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पे ये सब करने के लिए गया ज़रूर था, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे हर तरफ जो है हैमर के एजेंट्स मौजूद थे। एवेंजर्स हर पूरी जगह को छानबीन कर रहे थे और मुझे जब ये सब चीज़ें पता चली तो मैंने वहाँ से फ़ौरन भागने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे मैं बच नहीं सका। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंट्री आता है और ग्रेग गारगोइल को आके एक ज़ोरदार पंच मारता है, क्योंकि जब ग्रेग गारगोइल यहाँ पे आज़ाद करवाने आ ही रहा था उससे पहले ही ऑसबॉर्न जो था भाग चुका था और एवेंजर्स ने सबको पकड़ ही लिया था। और इस तरह ग्रेग गारगोइल बताता है कि जो गद्दारी करने का सोच रहा था उसी के साथ किसी ने गेम खेल दिया। मतलब कार्ला ने जो है मुझे फंसाने की कोशिश करी थी, उसी ने जो है मुझे फंसाया और उसके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया था। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर अब तुम्हें यहाँ से मेरे साथ फॉरवर्ड जाना है या तुम कुछ और चाहते हो तो तुम्हें मुझे वो बात बतानी पड़ेगी जो तुमने कार्ला से कही थी। मुझे तुमसे ये जानना होगा कि वो एवेंजर्स सच में है कौन। तो कहता है कि जैसा तुम चाहो, मैं उन लोगों को देखते ही पहचान लिया था। मतलब बूमरैंग जो था वो हॉकाई बना हुआ था और मेरे जहाँ तक अंदाजा है कि फ्लाइंग टाइगर जाम का जो विलन है वो वुल्वरीन की तरह प्रिटेंड कर रहा है। कैप्टन मार्वल, आई बिलीव कि वो कोई ईल नाम का एक विलन है, वही हो सकता है। और बातरॉक द लीपर जो है मेरे ख्याल से उनका वो सो कॉल्ड स्पाइडरमैन है। और वहीं पे मिस्टर लिविंगस्टन जो है सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि आई सी। मैं अपने डीए को कांटेक्ट करता हूँ और तुम्हारी इस डील के बारे में उसको डिस्कस करता हूँ। मिस्टर डुएल, आज के बाद से हम लोग एक दूसरे के टच में रहेंगे, तो क्या अब आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं यहाँ से आगे जाता हूँ। मुझे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को जो है कैच करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने जो बताए हैं नाम एवेंजर्स के, दरअसल वो असली नाम नहीं है। मतलब उसका एक अंदाज़ा था जो कि बिल्कुल गलत निकला है और यहाँ पे सिर्फ उसको कार्ला की आइडेंटिटी पता है जो कि मिस मार्वल है। और इस तरह हम देखते हैं कि लिविंगस्टन वहाँ से जो है दोबारा अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है एक मीटिंग के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे लिविंगस्टन आके किसी और से नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न से ही मिलता है और बोलता है कि आपके दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर ऑसबॉर्न, आपको मेरी रिपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होगा और सेटिस्फेक्शन मिली होगी सर। तो कहता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे नहीं होती, मतलब लीजेंस जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, उनको अंधेरे में धकेल दिया गया है, उनकी सारी प्लानिंग सब कुछ खत्म हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने इस बात का अच्छी तरीके से पता लगा लिया है कि उनमें से किसी को भी नहीं पता कि मेरे असली एवेंजर्स है कौन, उनकी आइडेंटिटी अभी तक सेव है। तो कहता है वेल सर, ग्रेग गारगोइल जो था वो काफ़ी ज़्यादा करीब था। और जो हम देखते हैं इस तरह यहाँ पे ऑफिसर टैलिस भी पहुंचता है जो कि ऑसबॉर्न के साथ ही मिला हुआ होता है और उसको वो ग्रीम रीपर की लाश यहाँ पे लाके दे रहा होता है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि गारगोइल बात करे। मतलब जब वो बात करता है तो वो और ज़्यादा रिडिकुलस साउंड करता है और लोगों को उस पर कम से कम फिर विश्वास होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्टोरी वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो मिस्टर लिविंगस्टन पूछते हैं कि मिस्टर टैलिस क्या वो भी आपके लिए काम कर रहे थे? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें अंधेरे के अंदर रखा,
मिस्टर लिविंगस्टन, लेकिन कभी कभार हमें इस तरह के टाइटर कदम उठाने पड़ते हैं ताकि हमारी एजेंट्स की जो है आइडेंटिटी लीक ना हो सकें। हम हर एक एजेंट को नहीं बता सकते कि इस खेल के अंदर कितने प्लेयर्स मौजूद हैं। तो मिस्टर लिविंगस्टन पूछते हैं इसका मतलब ये, तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये ग्रिम रीपर है। तो मतलब ये है कि वो ग्रिम रीपर ही था जिसने लीजन को बेट्रे किया था। मतलब शुरू से ही वही सबसे बड़ा गद्दार था जो उनकी टीम को लीड कर रहा था। वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, रीपर ही जो था हर एक चीज़ की चाबी था शुरू से ही। और ऑसबॉर्न बताता है कि जब ये शुरुआत की बात है, जब मैंने अपनी एवेंजर्स की टीम बनाई तो मुझे हर तरफ से जो है लोग रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना ही था। और उसी वक्त मेरे दिमाग के अंदर इस लीजन का कॉन्सेप्ट आया। एक ऐसा ब्लैक हेड्स का ग्रुप, इतना घिनौना, इतना गंदा ग्रुप जिससे हर कोई नफरत करता है, जिसको कोई मुंह लगाना नहीं चाहता है। और जब मेरे वाइट हेड एवेंजर्स उनको मार गिराएंगे तो वो थोड़ा बहुत नाम ही कमा लेंगे इसी बहाने। लेकिन फिर मुझे इसके अलावा इससे बड़ी किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो अंडरवर्ल्ड के अंदर। वो ऐसा इंसान हो जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हो अंडरवर्ल्ड के अंदर। वो एक ऑर्गेनाइज कर सके इतने बड़े ग्रुप को, उसके पास डीवियस प्लान्स हो जिसको वो पुल ऑफ कर सके। और वो समवन जो था मोस्ट डेफिनेटली द रीपर ही था। उसके पास ये सारे के सारे स्किल्स से उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वो जो चाहे कर सकता था और अपने पीछे लोगों को लेकर भी आ सकता था। तो कहता कि सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी रीपर की बॉडी को देखने के लिए, क्योंकि इस बात को तो हमने श्योर कर ही दिया। और इसके अलावा जो रिपोर्ट्स के अंदर सारे लूज एंड्स थे मैंने उनको अच्छे से टेकन केयर कर ही लिया था, इंक्लूडिंग हिम। तो आपका यहाँ आने का क्या मतलब बनता है? आप अब मुझे एक और बात कन्फेस करने पे मजबूर कर रहे हैं, एक ऐसी बात जो मैंने अब तक आपसे छुपाए रखी थी। तो दरअसल मैं बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे जो हूँ रीपर को देखने के लिए नहीं आया हूँ कि वो मरा है कि नहीं। मैं यहाँ पे इस बात को मेक श्योर करने के लिए आया हूँ कि वो जिंदा है। और इस तरह हम देखते हैं अगले पल लिविंगस्टन के सीने के अंदर से रीपर अपना चाकू आर पार कर देता है और उसकी जान ले लेता है। और इस तरह हमें फ्लैशबैक के अंदर सारी बातें सुनाई जा रही होती है कि रीपर ने एक एंटी ऑसबॉर्न प्रोपेगेंडा शुरू करा है, वो लोगों को अपने साथ ले रहा है। रीपर की इविल स्कीम नंबर 124। वहाँ पे लीथल लीजन के सारे मेंबर्स के सारे डायलॉग्स यहाँ पे सुनाए जा रहे होते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट करा, इसके लिए सारे काम करे। और यहाँ पे ये भी बताई जा रही थी नेक्रा वाली बात कि उसने वूडो का इस्तेमाल कर अपने आप को वापसी जिंदा करने के लिए, वूडो उसने अपने आप को वापसी जिंदा किया। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल अब जो है तमाम लूज एंड्स को जो है टेक केयर कर लिया गया है और साथ में हमारी नेसेसिटी को भी फुलफिल कर दिया गया है, जिसके में तुम्हें हर 24 आवर के अंदर एक आदमी को मारना था। तो तुम्हारा एक आदमी तो आज के लिए मर चुका है। तुम्हें मुझे शाबाशी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वाकई में कहना पड़ेगा कि हम दोनों ने मिलकर हर चीज़ के बारे में सोचा था। क्यों, सही कहा ना मैंने एरिक? तो एरिक बोलता है कि आई गेस सो, हमने हर एक चीज़ के बारे में सोचा हुआ था। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर की बॉडी की जगह अब वो लोग लिविंगस्टन की बॉडी को डाल देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसको जल्दी से जो है ठिकाने लगाने दीजिए ऑसबॉर्न, इससे पहले कि कोई और नोटिस कर ले कि रीपर की बॉडी वो मिसिंग है। और आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है ऑसबॉर्न, क्योंकि एक बार बॉडी इस बैग में चले हैं तो उसको चेक करने के लिए कोई भी नहीं आता है। और वहीं पे इस तरह से हम देखते हैं कि वो बोलता है कि जी ऑसबॉर्न, मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं होता, कहीं तुम मुझे भी इसी तरह ना मरवा देते। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन तुम नहीं मेरे लड़के, तुम्हें मैं कैसे मरवा सकता हूँ, क्योंकि अब हर कोई ये बिलीव करता है कि तुम मर चुके हो। तो तुम अब मेरे लिए यूरोप जाओगे और तुम वहाँ पे जाके मेरे लिए नए काम करोगे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि तुम जिंदा हो। तुम वहाँ पे मेरे लिए जाके एक न्यू प्रॉपर पावर बेस सेट करोगे और ये एक तरह से हमारा परफेक्ट प्लान होगा। तो वहीं पे वो बोलता है एरिक कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमने इस प्लान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिया। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुम्हें उतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है जितनी तुम्हें होनी चाहिए। कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो बाकी के टीम मेंबर्स तो गए तेल लेने, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बस विश करता हूँ कि इस सब में जो है नेक्रा और साइमन शामिल ना होते बस। तो बोलता है कि ये कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो, नेक्रा का सेक्रीफाइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस परसेप्शन को एनहेंस करने के लिए कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और रही बात वंडरमैन की, वेल वो तो एक पैसों से भरा हुआ बैग है जो कि मेरी गोद के अंदर गिर रहा है। इस तरह हम देखते हैं ऑसबॉर्न बताता है कि देखो ज़रा टीवी ऑन करो, तुम्हारा ब्रदर जो है वो नेशनल टीवी के अंदर अपना दिमाग खो रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट था, एक एक्स एवेंजर, उसको हमें किडनैपिंग प्लॉट के अंदर फंसा सकते हैं। एक एक्स एवेंजर की अब मैं लोगों के सामने एग्जांपल दे सकता हूँ कि उसने क्या करा है और इसी के जरिए सारे प्रीवियस एवेंजर्स को मैं बदनाम कर सकता हूँ। और ये सब करने से मेरे खुद के जो ख़राब एवेंजर्स हैं उनको मैं दुनिया की नज़र में अच्छा दिखा सकता हूँ, उनका कंपैरिजन करवा सकता हूँ अब। और ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो हमारा प्लान कभी भी इतने ज़बरदस्त तरीके से काम नहीं करता अगर तुम ये सारी बेगर्तीपन नहीं करते। तो कहता क्या मतलब तुम्हारा? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुमने मुझे बिल्कुल ठीक सुना है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ रीपर, और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हारा कोई नाम फ़ोन बुक से नहीं निकाला है, क्योंकि तुम जानते हो कि इन द एंड तुम वही काम करना पसंद करते हो जो कि तुम्हारा बेस्ट इंटरेस्ट इसके अंदर हो, जिसमें तुम्हारा पूरा फ़ायदा हो, क्योंकि तुम्हें किसी और की कोई परवाह नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि नेक्रा बेचारी जेल में अफसोस में ये सोच रही है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि एरिक मर चुका है, और विलियम्स जिसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि दरअसल एरिक ही वो था जिसने ये पूरी की पूरी टीम बनाई, इसी ने पूरी टीम को फंसाया था और ऑसबॉर्न के साथ वो शुरू से मिला हुआ था। और वो बेचारा एक हीरो जो है, जो एक्स एवेंजर था, अब वो एक क्रिमिनल बन के इस जेल में सड़ रहा है। और एरिक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आई सपोज तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये एक ऑसम स्टोरी ख़त्म होता है लीथल लीजन का।
इसका ट्विस्ट जो था वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था और माइंड बॉगलिंग था। मेरे ख्याल से आप सब में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एरिक विलियम यानी कि ग्रिम रीपर ही वो शख्स था जिसने इनके साथ गद्दारी की होगी, क्योंकि शुरू से ऐसा लग रहा था कि ग्रेग गारगोइल होगा या अब्जॉर्बिंग मैन होगा जिसने इनके साथ गद्दारी की होगी, या साइमन विलियम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस कहानी का विलन वही निकला जो कि हर कहानी का विलन होता है, लेकिन इस कहानी में हमें वो विलन लग नहीं रहा था। और यही बात इन राइटर्स को हमें सलूट करना चाहिए कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से स्टोरी को लिखा है कि एक सस्पेंस जो है हमारे सामने बरकरार रहा है कि क्रिमिनल हमारी आंखों के सामने घूम रहा हो लेकिन हम फिर भी उसको पहचान ना सकें। और इस तरह की स्टोरीज कॉमिक में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है कि इस तरह के डिटेक्टिव लेवल पे हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हों और उसके बाद उसका सस्पेंस हमारे सामने खुल जाए। तो हम देख रहे हैं कि ग्रिम रीपर जो है उसने शुरू से प्लानिंग की हुई थी नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ कि उसको सिर्फ अपने एवेंजर्स को जो है दुनिया की नज़र में अच्छा दिखाना है, तो इसलिए उसने साइमन विलियम को बर्बाद कर दिया, अपनी पूरी टीम को बर्बाद कर दिया और कुछ लोगों को तो मरवा भी दिया। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि ग्रिम रीपर ने जो है अब ऑसबॉर्न के साथ हाथ में ले लिया और वो यहाँ से आगे बढ़ गया है। और जैसा कि आपको पता है कि ऑसबॉर्न ने उससे लास्ट में कहा कि तुम्हें यूरोप जाना होगा और वहाँ पे मेरे काम करना होगा, वहाँ मेरे लिए एक बेस सेट करना होगा। तो हम आगे जाके देखेंगे दरअसल कि ये दोनों मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं और आगे इनका क्या रोल होता है इस डार्क रेन के अंदर। सो गाइस, आई होप कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की सीरीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।